हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पंजाब करियर्स। तो आज हम लोग ये जो नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। सो दिस सीरीज इज रिलेटेड टू योर पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज को देखना क्यों जरूरी हो जाता है? बिकॉज आपको पता होना चाहिए, ठीक है, टॉपिक्स हमने देख लिए, बिकॉज सिलेबस का वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन सिलेबस के बाद आपको उस टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं पहले वो पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको इस चीज का एक इम्पोर्टेंस क्या है कि ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आए हैं तो ऐसे क्वेश्चंस दोबारा भी पूछे जा सकते हैं और इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो अब ये जो हम लोग सीरीज शुरू कर रहे हैं, इस सीरीज में ये 2021 वाला एग्जामिनेशन है जो कि आपको लेक्चर अकेडमी में उस टाइम देखने को मिला था। तो हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। तो अलग अलग पार्ट्स आपको देखते रहेंगे। तो पहले पार्ट से शुरू करेंगे आज, फिर नेक्स्ट। तो 2021 का ये पेपर है। इसके बाद हम लोग 2016 वाला भी पेपर डिस्कस करेंगे। चलो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following are the different types of demand? अब ना चार ऑप्शंस क्या है? प्राइस डिमांड एंड इनकम डिमांड, प्राइस डिमांड एंड क्रॉस डिमांड, बोथ ए एंड बी, या फिर नीदर ए नॉर बी। अब आपको क्या बताना है? आपको बताना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड कौन सी है। प्राइस डिमांड और इनकम डिमांड होता है, यस। प्राइस डिमांड और क्रॉस डिमांड भी होता है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बोथ ए एंड बी, ठीक है, बोथ ए एंड बी। देखो बेसिक पर्पस क्या है कि यहाँ पे ना आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर होने वाला। पीवाईक्यू से आप समझ के इतनी चीज समझ सकते हो कि ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो जब भी हम लोग अपने कंप्लीट सिलेबस कर रहे होंगे, है ना, जब भी कोई टॉपिक पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे हमें माइंड में होगा कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन आया है इस टॉपिक से पहले, ठीक है। तो मेजर पर्पस ये नहीं है कि आप लोगों को सारे आंसर्स पता चल जाए, ठीक है, वो तो आपको वैसे भी हम पीडीएफ शेयर कर देंगे, वो पता चल सकते हैं। बट मेजर पर्पस ये है कि आपको देखना है कि कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड क्वेश्चन यहाँ पे किया गया, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग? अब चार स्टेटमेंट्स है, चारों स्टेटमेंट को पढ़ के आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट गलत है। डिमांड कर्व ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द कमोडिटी। ये यहाँ पे पंजाबी में भी लिखा है, तो जो पंजाबी में कंफर्टेबल है वो यहाँ पे पढ़े, नहीं तो इंग्लिश में आपको देखने को मिलेगा। तो डिमांड कर्व ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द कमोडिटी, क्या ऐसा होता है? नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ लो। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व फॉलोज लॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डाउनवर्ड स्लोपिंग ये डिमांड कर्व का क्या मतलब है? दिस, ठीक है, दिस इज योर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। तो इट फॉलोज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये बिल्कुल सही है। डिमांड मीन्स दैट हाउ मच अ पर्सन विल बी विलिंग टू बाय अ कमोडिटी एट अ certain price in set of possible prices during some specific period of time. This is also correct, ठीक है। डिमांड का क्या मतलब होता है? हाउ मच अ पर्सन विल बी विलिंग टू बाय, कितना विलिंग है खरीदने को ऑफ अ कमोडिटी एट सर्टेन प्राइस। लेकिन ऑल आर अबव, इसका मतलब है कि सभी गलत है, ऐसा नहीं है, बिकॉज ये और ये स्टेटमेंट बी और सी सही है। ए स्टेटमेंट क्या बोल रही है? देखो, स्लोप्स डाउनवर्ड, डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, यहां तक ये सही है, लेकिन इररिस्पेक्टिव ऑफ कमोडिटी, कि कोई भी कमोडिटी हो डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। दिस इज इनकरेक्ट, बिकॉज आपको पता है एक्सेप्शंस, अगर आपने पढ़ी होगी डिमांड कर्व की, तो एक्सेप्शंस में आता है, ठीक है। एक्सेप्शंस में क्या आता है? और गिवन गुड्स, ठीक है, गिवन गुड्स आते हैं और दूसरे आते हैं आपके वेबलन गुड्स, जिनको आप लग्जरी आइटम्स भी कहते हो। तो ए विल बी करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। गिवन पैराडॉक्स होल्ड्स। गिवन पैराडॉक्स क्या बोलता है? व्हेन डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। तो गिवन पैराडॉक्स में क्या डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड? ये होता है ना, स्लोपिंग डाउनवर्ड। दिस इज योर डिमांड कर्व एंड इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड। व्हेन द डिमांड कर्व इज राइजिंग, when the demand curve is horizontal, when the demand curve is vertical। तो गिफिन पैराडॉक्स का क्या मतलब है? अभी मैंने आपको बताया गिफिन गुड्स। तो गिफिन पैराडॉक्स का मतलब है कि वैसे तो आपको डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग देखने को मिलेगा, लेकिन गिफिन पैराडॉक्स में डिमांड कर्व इज राइजिंग। गिफिन पैराडॉक्स में डिमांड कर्व इस तरह से बनता है, बिकॉज ये एक्सेप्शन है डिमांड लॉ की। बिकॉज डिमांड लॉ क्या बोलता है? अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है फॉर द कमोडिटी, और अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड
बढ़ती है फॉर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी. सो दिस इज योर गिफिन पैराडॉक्स बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिफिन गुड्स आर. गिफिन गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? These are the goods that people consume more of as the price rises and vice versa. तो क्या गिफिन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं, ज्यादा कंजम्पशन करते हैं एज ऑफ द प्राइस राइसेस. अगर प्राइस बढ़ गया गिफिन गुड्स का तो कंजम्पशन बढ़ेगी, और अगर प्राइस कम हो गया तो कंजम्पशन कम होगी. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट बिकॉज गिफिन गुड्स आर एक्सेप्शनल केस ऑफ योर डिमांड कर्व. ठीक है, एक्सेप्शन आती है डिमांड कर्व में. तो ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बाकी ऑप्शंस तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना. नेक्स्ट, अ मार्केट इकोनॉमी इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच. मार्केट इकोनॉमी की बात ये कर रहा है कि मार्केट इकोनॉमी एक इकोनॉमी सिस्टम है जिसमें डिसीजंस रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन इज सेंट्रलाइज्ड, planned while prices are determined by demand and supply forces. या फिर decisions regarding investment prices is centralized, planned while production are determined by demand and supply forces. Decisions regarding investment, production and prices are centralized, planned. Decisions regarding investment, production and prices are determined by demand and supply forces. तो market economy is an economic system. मार्केट इकोनॉमी, देखो मार्केट इकोनॉमी का क्या मतलब है? मार्केट इकोनॉमी का मतलब है ऐसी इकोनॉमी जो कि मार्केट फोर्सेस पे डिपेंडेंट है. मैं थोड़ी बहुत कोशिश करूंगी कि आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन दे दूं, है ना, ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए. चलो, तो मार्केट फोर्सेस पे जो इकोनॉमी डिपेंडेंट है दैट इज योर मार्केट इकोनॉमी. और मार्केट फोर्सेस क्या होता है? योर डिमांड एंड सप्लाई. यस, your demand and supply. So here correct option will be your D option. ठीक है, D option. अगला question, which of the following is true for market economies? अब market economy एक question था, दोबारा से यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? Next question is related to your market economies. अब these are minimally regulated free markets. तो रेगुलेशन काफी कम है और ये फ्री मार्केट्स है. क्या ऐसा है? These have laissez-faire systems. laissez-faire system का क्या मतलब होता है? laissez-faire means no or least government intervention. कि गवर्नमेंट जो है इकोनॉमी में बहुत ही कम इंटरवीन करेगी. These are contrasted with fully planned economies या फिर all of the above. इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो. ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और आपको साथ के साथ मुझे ना टोटल स्कोर भी बता रहे हैं. जैसे यहाँ पे अगर हम लोग 50 क्वेश्चंस डिस्कस करें तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताओ कि 50 में से आपके कितने सही थे क्वेश्चंस. ठीक है, आपके कितने सही थे. अभी देखो, मिनिमली रेगुलेटेड, ठीक है, मिनिमली रेगुलेटेड फ्री मार्केट्स, यस, यही आपको मार्केट इकोनॉमीज देखने को मिलती है. लेज़े फेयर सिस्टम भी आपको देखने को मिलेगा बिकॉज नो और लेस गवर्नमेंट इंटरवेंशन है. कंट्रास्टेड विद द फुल्ली प्लान्ड इकोनॉमीज. अब कंट्रास्ट का क्या मतलब है? कंट्रास्ट का मतलब है कि उसका उल्टा है ना, उसके बिल्कुल ऑपोजिट. सो फुल्ली प्लान्ड जो इकोनॉमीज होती है उसके कंट्रास्ट में जाता है. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन फॉर 6th क्वेश्चन. नेक्स्ट, व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ चेंज इन डिमांड. अब आपको मुझे बताना है चारों में से कॉजेज क्या है चेंज इन डिमांड के, कि डिमांड किस किस की वजह से चेंज हो सकती है. ठीक है, आपकी जो डिमांड है, मांग है, वो किस किस रीजन से चेंज हो सकती है. चेंज इन रियल इनकम, अगर आपकी रियल इनकम चेंज होती है तो क्या आपकी डिमांड चेंज होगी. रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम की रीडिस्ट्रीब्यूशन हुई तो उसकी वजह से क्या डिमांड में चेंज आ सकता है. क्लाइमेट और वेदर चेंजेस, क्या इसकी वजह से डिमांड में चेंज आ सकता है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव. तब ये थोड़ा सा ना ट्रिकी क्वेश्चन है. आपको लगेगा अच्छा रियल इनकम में चेंज आ रहा है तो यस देयर विल बी चेंज इन डिमांड. अब इनकम की रीडिस्ट्रीब्यूशन से क्या डिमांड में चेंज आता है? यस, सोचो, आपकी इनकम कम हो गई तो आपकी डिमांड भी कम हो जाती है. अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो आपकी डिमांड भी बढ़ जाती है. यस, सो ये दोनों ऑप्शन सही होंगे. अगर दो ऑप्शंस, अगर आपको ना बिल्कुल भी आइडिया नहीं है यहाँ पे कि क्लाइमेट और वेदर होगा कि नहीं, तो भी अगर दो ऑप्शन आपके दिमाग में आ रहे हैं यस ये तो दोनों सही है, तो ऑल ऑफ द अबव ही होगा. बिकॉज क्लाइमेट और वेदर के चेंजेस से भी आपकी जो डिमांड है वो चेंज होती है. क्लाइमेट चेंज या फिर वेदर चेंज, मान लो कि बाहर का जो वेदर है
उसमें कुछ चेंजेस आए, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग ऐसे आप समझ सकते हो, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हीट ज़्यादा बढ़ रही है। तो कुछ एरियाज में जहाँ पे पहले एसीज या फिर पंखे नहीं भी होते थे, आपने देखा होगा वहाँ पे भी इन चीज़ों की डिमांड होगी, है ना। सो दिस इज नोन एज चेंज इन डिमांड, और ये सारे हैं फैक्टर्स। तो ऑल ऑफ दी अबव, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट इफ, दो गुड्स कॉम्प्लीमेंट गुड है क्यों, या फिर पूछा जा रहा है कब, ठीक है, मतलब एक कंडीशन पूछी जा रही है कि कौन सी कंडीशन में टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें ए और बी, मान लो ये दो गुड है, तो अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड है तो मतलब ए की डिमांड अगर बढ़ रही है तो बी की डिमांड भी बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है, मान लो दो फैक्ट्रीज है, ठीक है, एक्स और वाई दो फैक्ट्रीज है, तो यहाँ पे ना शू मेकिंग फैक्ट्री है और ये बनाती है लेसेस, तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। नहीं तो कार और पेट्रोल भी आप ले सकते हो, या फिर कार जो है उसके साथ टायर्स, जो गाड़ी में टायर लगे होते हैं ना, तो अगर गाड़ी की डिमांड बढ़ेगी तो टायर्स की भी बढ़ेगी, है ना। गाड़ी की डिमांड बढ़ रही है तो कार्स की कंस्ट्रक्शन या फिर जो भी उसकी सारी चीज़ें हैं वो बढ़ रही है, तो क्या होगा, टायर्स की डिमांड भी बढ़ेगी। तो ये होते कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है, जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। सो प्राइस ऑफ वन एंड डिमांड ऑफ अदर आर इनवर्सली रिलेटेड। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है कि प्राइस ऑफ वन एंड डिमांड ऑफ अदर आर इनवर्सली रिलेटेड। इसका क्या मतलब है कि एक का प्राइस और दूसरे की डिमांड, ठीक है, एक का प्राइस और दूसरे की डिमांड इनवर्सली रिलेटेड है। इसका क्या मतलब है कि अगर ए गुड का प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, तो बी गुड की डिमांड कम होगी। यही मतलब है ना कि ये इनवर्सली रिलेटेड है, इनवर्स रिलेशनशिप है ना, इनवर्स रिलेशनशिप। तो ए और बी में क्या ये इनवर्सली रिलेटेड है कि एक का प्राइस और दूसरे की डिमांड। तो कॉम्प्लीमेंट गुड्स में क्या आपको देखने को मिलता है, कॉम्प्लीमेंट गुड्स में आपको यही चीज देखने को मिलती है, ठीक है, देयर प्राइस ऑफ वन एंड डिमांड ऑफ अदर आर इनवर्सली रिलेटेड। ए विल बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, which among the following are Nobel Memorial Prize laureates in economics। अब ये है थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा जो करंट से रिलेटेड भी आपको देखने को मिल सकता है, या फिर जो भी इकोनॉमिक्स में जितने भी लोग हैं जिनको नोबेल मेमोरियल प्राइज लिटरेचर, ठीक है, इकोनॉमिक्स में मिला है, उसके नाम आपको बताने। तो अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी, जोसेफ स्टिग्लिट्स और ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। ये अब ऐसा क्वेश्चन है कि आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, है ना, इस तरह का क्वेश्चन है। अब व्हेन अ कंज्यूमर प्रेफर्स मोर टू लेस इट इज नोन एज। अब देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है मोर टू लेस की। व्हाट इज मोर टू लेस? मोर टू लेस का मतलब है कि कम नहीं ज्यादा, ठीक है, कंज्यूमर इज प्रेफरिंग मोर, लेस नहीं, ठीक है, ये इसका मतलब है। अब इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीटनेस, नॉन सेटिएशन, ट्रांजिटिविटी या फिर कन्वेक्सिटी। अब कभी भी किसी पर्सन को, किसी कंज्यूमर की बात हो रही है, किसी कंज्यूमर को ज्यादा, है ना, ही इज प्रेफरिंग मोर, लेस नहीं, तो इसका सिंपल मतलब होता है, देखो कंप्लीटनेस तो नहीं हो सकता। कंप्लीटनेस कब होगा, व्हेन ही प्रेफर्स लेस टू मोर, है ना, कि कम की ही जरूरत है, नॉट ज्यादा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा नॉन सेटिएशन, बिकॉज सेटिएशन का क्या मतलब होता है, सेटिएशन का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, की ओके द कंज्यूमर इज टोटली सेटिस्फाइड, ठीक है, किसी भी कमोडिटी को आप कंज्यूम कर रहे हो कि ठीक है सेटिएशन इज देयर, तो मतलब सेटिस्फैक्शन इज देयर। लेकिन अगर इफ ही इज प्रेफरिंग मोर टू लेस, इसका मतलब है नॉन सेटिएशन इज देयर। 10th ऑप्शन का, ठीक है, 10th का करेक्ट ऑप्शन इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर इंडिफरेंस कर्व्स। अब आपको क्या बताना है, सिंपली आपको बताना है नॉट ट्रू।
कभी कभी क्वेश्चन में नॉट लिखा होता है, कभी नहीं भी लिखा होता, तो इस सारी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। वैसे तो यहाँ पे अंडरलाइन भी है बहुत अच्छे से। तो फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर इंडिफरेंस कर्व। अब इंडिफरेंस कर्व आपके सिलेबस में है। इंडिफरेंस कर्व्स किस तरह से आपको देखने को मिलते हैं? ऐसे, यस, IC1, IC2, IC3, IC4। अब देखो, नॉट ट्रू का मतलब है कि कोई ऐसी स्टेटमेंट जो कि सही नहीं है इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड। स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट, अब देखो स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट, एब्सोल्युटली ये तो सही है। नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग, यस, आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते, मतलब ऐसे नहीं आपको देखने को मिलेंगे, तो ये भी सही है। कन्वेक्स टू द ओरिजिन, कन्वेक्स टू द ओरिजिन का मतलब है ये देखो, ये जो शेप है दिस इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो नॉट ट्रू क्या है? नन ऑफ द अबव। ठीक है, कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो कि गलत हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन? अब यहाँ पे बात हो रही है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन से रिलेटेड, और बताना है ट्रू स्टेटमेंट। shows how much one commodity is substituted for how much of another। 12th क्वेश्चन। ठीक है, 4 ऑप्शंस है। तो पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है? पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि ये शो करता है कि एक कमोडिटी इज सब्सटीट्यूटेड फॉर हाउ मच ऑफ अनदर। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का ये एक मतलब होता है, ठीक है, कि आप एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो, अब उसको दूसरे के मुकाबले कितना सब्सटीट्यूट कर रहे हो, ठीक है। शोज दैट at what rate a consumer is willing to substitute one commodity for another in his consumption pattern। This is also correct। तीसरी स्टेटमेंट क्या बोल रही है? Indicated by the slope of an indifference curve। तो क्या ये इंडिफरेंस कर्व के स्लोप से इंडिकेटेड रहता है? एब्सोल्युटली करेक्ट। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑल ऑफ दी अबव। डी होगा करेक्ट ऑप्शन। वैसे ना ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजी है अगर आप एक बार बेसिक्स अपना अच्छे से क्लियर कर दो। बहुत बार हम क्या करते हैं, टफ क्वेश्चंस पे चले जाते हैं और हमसे नहीं सॉल्व हो रहे होते। जब एक्चुअल क्वेश्चंस ही आपको इजी पूछे जा रहे हैं तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखो, बेसिक चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ो, और आपको बहुत ही जल्द हमारा नया बैच ये फॉर इकोनॉमिक्स देखने को मिलेगा, तो आप वहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी आप एनरोल कर सकते हो, बिकॉज बहुत जल्द ये बैच जो है आपके लिए शुरू हो जाएगा। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी इज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें पूछा जाता है कि ये पर्टिकुलर थ्योरी किसने दी है। ठीक है, ये पर्टिकुलर थ्योरी किसने दी है? तो थ्योरी का क्या नाम है? रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। अभी किसने इंट्रोड्यूस करी थी? सो एडम स्मिथ, जेएम कीन्स, पॉल सैमुअल्सन या फिर जेएस मिल। तो पॉल सैमुअल्सन, ठीक है, सी इज करेक्ट ऑप्शन। अब देखो, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी किस पे बेस्ड नहीं है? इज नॉट बेस्ड अपॉन इनकंसिस्टेंसी, स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग, रैशनल कंज्यूमर या फिर कंसिस्टेंसी। तो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी चारों में से आपको एक चीज बतानी है जिस पे वो बेस्ड नहीं है। सो रैशनल कंज्यूमर, यस, ये इसकी एक कंजम्पशन है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग, यस। कंसिस्टेंसी, यस। तो नॉट बेस्ड अपॉन इनकंसिस्टेंसी, ए होगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, इंडिफरेंस मैप कंसिस्ट्स ऑफ। इंडिफरेंस मैप में क्या आपको देखने को मिलता है? डिफरेंट डिमांड कर्व्स, डिफरेंट सप्लाई कर्व्स, डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व्स या फिर कंज्यूमर्स। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। अब इंडिफरेंस मैप में क्या होगा? इंडिफरेंस कर्व्स ही होंगे। ये इन कर्व्स की बात हो रही है जो मैंने अभी आपको बताया, IC1, IC2, IC3। तो ये है मैप, दिस होल इज मैप एंड दीज आर योर IC1, IC2 indifference curves। Point where indifference price line is a tangent to an indifference curve is known as। आपको एक पॉइंट बताना है, कैसा पॉइंट? Where indifference price line is tangent to an indifference curve, उसको क्या बोलते हैं? अब देखो, indifference curve is this, ठीक है। अब ये है IC,
इंडिफरेंस प्राइस लाइन क्या होती है? दिस इज योर इंडिफरेंस प्राइस लाइन. तो इंडिफरेंस प्राइस लाइन या फिर इसको हम बजट लाइन भी बोल देते हैं, ठीक है, बजट लाइन, जहां पे टेंजेंट है टू योर आईसी. सो दिस पॉइंट इज नोन एज, क्या बोलेंगे इस पॉइंट को? कंज्यूमर टेंजेंसी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर डिमांड या फिर कंज्यूमर बजट. तो ये है आपका इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, बी. A change in the price of one commodity that causes a change in demand for another depicts. क्या बोल रहा है? Change in the price of one commodity that causes a change in demand for another. ये क्या डिपिक्ट करता है? Price elasticity of demand, cross elasticity of demand, income elasticity of demand या फिर substitution elasticity. So what does this mean? चेंज इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी, एक कमोडिटी है उसके प्राइस में कुछ चेंज आया. अब इसकी वजह से क्या हुआ? चेंज हुआ डिमांड में फॉर अनदर, किसी और कमोडिटी की जो डिमांड है उसमें आपको चेंज देखने को मिला. तो इसका क्या मतलब है? प्राइस इलास्टिसिटी होगा, इनकम इलास्टिसिटी होगा, क्रॉस इलास्टिसिटी होगा या फिर सब्स्टिट्यूशन इलास्टिसिटी. देखो, अब इलास्टिसिटी का जो कंसेप्ट है वो आपको काफी तरह से देखने को मिलता है ना, एग्जाम्पल्स यहीं पे है. बट अगर प्राइस की बात हो रही है स्पेसिफिकली तो दैट इज योर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. नाउ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ पोटेंशियल बायर्स टू द चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल मतलब है, आपसे ना डेफिनेशन पूछी जा रही है कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ये क्या मेजर करता है? या फिर इट मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ पोटेंशियल बायर्स टू द चेंज इन इनकम, या फिर ये मेजर करता है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ पोटेंशियल बायर्स टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ द अदर कमोडिटी. एक्सक्यूज मी. तो जैसे प्राइस इलास्टिसिटी में हमने देखा कि वहां पे प्राइस फैक्टर था, तो इनकम इलास्टिसिटी में क्या आएगा? इनकम इलास्टिसिटी में इनकम विल बी द फैक्टर. यस, तो 18th क्वेश्चन का आपको आंसर देखने को मिलेगा बी. बी क्यों? क्योंकि ये मेजर करता है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ पोटेंशियल बायर्स टू चेंज इन इनकम. इनकम में चेंज आके, ठीक है, सो दैट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि आपकी इनकम में चेंज हुआ, उसकी वजह से जो डिमांड में चेंज आया, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. Now, under perfect competition, 19th question. In total आपको 150 questions पूछे जाते हैं और MCQs फॉर्म में है तो आपको ज़्यादा इजी हो जाता है. डिस्क्रिप्टिव नहीं है तो डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा सा आपको पर्टिकुलर होना पड़ता है ना, हर एक चीज़ को आपको आंसर राइटिंग आनी चाहिए. बट यहाँ पे ये ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ईजी है. ठीक है, अगर आप एलिजिबल हो इस एग्जामिनेशन के लिए तो इसको बहुत अच्छे से टारगेट करो, बिकॉज ये बहुत ईजीली आप लोग ये पर्टिकुलर ऐसे क्वेश्चंस आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो. बस इसके लिए आपको सिलेबस कंप्लीट करना है. सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ आपको क्वेश्चंस देखने हैं, और ये PYQ सीरीज जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इसके अलग अलग पार्ट्स, सारे पार्ट्स आप लोग बहुत अच्छे से देख लेना. अब परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या ईच फर्म एंड ईच कंज्यूमर इज प्राइस टेकर, या फिर सिंगल फर्म कैन अफेक्ट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सिंगल फर्म एडजस्ट टू ऑब्टेन पीस, या फिर सप्लाई एंड डिमांड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ सिंगल बायर ऑफ अ फर्म. देखो, मार्केट का जो स्ट्रक्चर रहता है उसमें परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन देखने को मिलता है. तो इम्परफेक्ट के अंदर आपको काफी सारे टाइप्स आते हैं, जैसे कि आपको मोनोपोली देखने को मिलेगा, है ना, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है. तो इम्परफेक्ट और परफेक्ट में यही बहुत बड़ा डिफरेंस है कि परफेक्ट में जितनी भी फर्म्स होती है और जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो प्राइस टेकर है. फर्म प्राइस नहीं सेट कर सकती, ठीक है, वो इंडस्ट्री जो सेट करेगी प्राइस, वही फर्म्स को मानना होता है. सो दैट इज परफेक्ट कंपटीशन. ए. 20th क्वेश्चन, which one is valid for price determination under perfect competition? अब आपको क्या बताना है? अब आपको बताना है कि चारों में से
Which one is valid for price determination under perfect competition? Equilibrium price is established at the level at which demand curve intersects the supply curve. Equilibrium price is established at which the quantity demanded is equal to the quantity supplied, both A and B या फिर neither. अब प्राइस डिटर्मिनेशन की बात हो रही है, वो भी परफेक्ट कंपटीशन में. तो इक्विलिब्रियम प्राइस कहाँ पे एस्टेब्लिश होता है? उस जगह पे जहाँ पे डिमांड कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है सप्लाई कर्व को. तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व. ठीक है, दिस इज योर डिमांड कर्व डी डी, एस एस योर सप्लाई कर्व. तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस डिटर्मिन होता है एब्सोल्युटली, बिकॉज दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट. अब दूसरा क्या बोल रहा है? इक्विलिब्रियम प्राइस इज एस्टेब्लिश्ड एट विच द क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड. तो दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड एंड दिस इज क्वांटिटी सप्लाइड, बिकॉज इतनी डिमांड है इतनी सप्लाई है. सो दिस इज योर इक्विलिब्रियम प्राइस. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी, बोथ ए एट बी. नेक्स्ट, डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर इज डिटर्मिन्ड एज. Degree of monopoly power is determined as कैसे? Difference between marginal cost and marginal revenue, difference between marginal cost and price, difference between marginal revenue and price, या फिर difference between average cost and price. तो किसकी बात हो रही है? मोनोपोली पावर की. कि डिग्री कैसे आप लोग देखते हो मोनोपोली पावर की. तो क्या मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू का जो डिफरेंस है वो होता है डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर, या फिर मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस का जो डिफरेंस है दैट इज डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर, या फिर मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस का, या फिर एवरेज कॉस्ट और प्राइस का. आप देखो यहाँ पे ना एक फॉर्मूला आता है छोटा सा जिसमें आपको मोनोपोली पावर की डिग्री निकालनी होती है. तो ये सिंपली आप लोग ध्यान रखोगे हमेशा कि आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है और प्राइस है, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस का डिफरेंस, ठीक है, प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट का डिफरेंस, दिस इज योर डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर. बी विल बी करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट वन. Under perfect competition, there may be supernormal profits in the short run, but they will vanish in the long run. सिर्फ आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है. Under perfect competition, there may be supernormal profits in the short run, but they will vanish in the long run. कैसा होता है कि perfect competition में supernormal profits होते हैं short run में, लेकिन long run में वो vanish हो जाते हैं. या फिर परफेक्ट कंपटीशन के अंदर देयर मे बी सुपरनॉर्मल प्रॉफिट्स इन बोथ द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, या फिर परफेक्ट कंपटीशन में देयर मे बी सुपरनॉर्मल प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन ओनली, और देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ सुपरनॉर्मल प्रॉफिट्स इन बोथ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन. देखो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आपको बड़ी ही अलग चीज जो है देखने को मिलती है, दैट इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन, लेकिन वो वैनिश हो सकते हैं लॉन्ग रन में बिकॉज बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है. तो ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन से रिलेटेड. नेक्स्ट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल इन. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किस में पॉसिबल है? जब हम लोग मार्केट की बात कर रहे हैं तो मार्केट में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैसे पॉसिबल हो सकता है, या फिर किस में पॉसिबल हो सकता है? perfect competition but not in imperfect competition. perfect competition में discrimination possible है? बिल्कुल भी नहीं. perfect competition में price discrimination नहीं हो सकता because firms जो है वो price taker होती है. imperfect competition but not in perfect competition. अब क्या imperfect competition में price discrimination possible है but perfect competition में नहीं है? so this is true, ठीक है, this is absolutely correct. मोनोपोली में बट नॉट इन इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. मोनोपोली में प्राइस जो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है लेकिन इम्परफेक्ट कंपटीशन में नहीं है, ये गलत है, ठीक है. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बट नॉट इन इम्परफेक्ट कंपटीशन. देखो इम्परफेक्ट कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन से इसी चीज में अलग है कि वहां पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है. तो बी विल बी करेक्ट ऑप्शन.
मार्केट कंडीशन विद ओनली वन बायर इज कॉट। अब बहुत सारे बच्चे ना इसके दिमाग में लेकर आएंगे कि यहाँ पे मोनोपोली की बात हो रही है, वन बायर की बात हो रही है, ठीक है। बायर का मतलब क्या है कि खरीदने वाला, कि कंज्यूमर, है ना। तो अगर यहाँ पे सेलर की बात होती तो होता मोनोपोली, बट यहाँ पे बात हो रही है बायर की। इट मीन्स नॉट मोनोपोली, ना मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, इट इज मोनोप्सोनी, ठीक है, मोनोप्सोनी। नेक्स्ट, in bilateral monopoly, single monopolist is facing single monopsonist. Bilateral monopoly का क्या मतलब है? Bilateral monopoly, single monopolist exists, single monopsonist exists, short run perfect competitive equilibrium exists. Bilateral monopoly का मतलब है कि दोनों तरह से monopoly है। तो bilateral का मतलब है कि एक monopolist है, ठीक है, there is one single monopolist जिसके सामने single monopsonist है। तो monopolist से क्या है, monopoly, इस तरफ monopoly की बात हो रही है, इस तरफ monopsony की बात हो रही है कि एक single buyer है और single seller है, ठीक है, single buyer और single seller। चलो, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्ट कंपटीशन इज, आपको क्या बताना है, आपको बताना है कैरेक्टरिस्टिक, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स किसके, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के। होमोजेनियस प्रोडक्ट्स, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, गुड्स आर नॉट सब्स्टिट्यूट्स, या फिर प्रोडक्ट्स आर आइडेंटिकल। तो किस चीज की बात हो रही है, बात हो रही है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, गुड्स जो है वो सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते या फिर डिफरेंशियल प्रोडक्ट्स है, और प्रोडक्ट्स आर आइडेंटिकल। तो कौन सा एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलेगा, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स नहीं, ये परफेक्ट कंपटीशन में होते हैं। गुड्स आर नॉट सब्स्टिट्यूट्स, ऐसा भी नहीं है, वो भी परफेक्ट में होता है। तो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, बी होगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, 26 का बी। फैक्टर प्राइसिंग डिटरमिन्स द, फैक्टर प्राइसिंग क्या डिटरमिन करता है, फैक्टर प्राइसिंग क्या डिटरमिन करता है, शेयर्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स इन द नेशनल आउटपुट, शेयर्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स इन द प्रॉफिट्स, शेयर्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स इन रेवेन्यू, या फिर शेयर्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स इन परफेक्ट कंपटीशन। बताओ, तो फैक्टर प्राइसिंग डिटरमिन्स द शेयर्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स इन नेशनल आउटपुट। तो फैक्टर प्राइसिंग का क्या मतलब होता है, फैक्टर प्राइसिंग का सिंपल मतलब है कि जो भी डिफरेंट फैक्टर्स है उनका क्या शेयर है नेशनल आउटपुट में, ठीक है, उनका क्या शेयर है नेशनल आउटपुट। फैक्टर प्राइसिंग का सिंपल मतलब है जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको देखने को मिलते हैं ना, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको जितने भी देखने को मिलते हैं उसके प्राइसिंग, फॉर एग्जाम्पल लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो लैंड को क्या मिलता है, रेंट, लैंड के पास जो प्राइसिंग है दैट इज रेंट, लेबर को मिलते हैं वेजेस, देन कैपिटल प्रॉफिट, और एंटरप्रेन्योरशिप को क्या मिलता है, नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप को मिलता है प्रॉफिट, है ना। सो फैक्टर प्राइसिंग डिटरमिन्स द शेयर्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स इन द national output. A will be correct option here. 28th question. Standard of living of workers depends upon. तो standard of living of workers किस पे डिपेंड करता है, उनके रियल वेजेस पे, their nominal wages, average product produced by them, या फिर none of the above. तो देखो standard of living किस पे डिपेंड करता है, रियल वेजेस, उनके रियल वेजेस पे, ठीक है। तो ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, रियल वेजेस, ठीक है, ध्यान रखेंगे। रियल वेजेस इसलिए बिकॉज रियल वेजेस में आपको इन्फ्लेशन भी देखने को मिल रही है।
अगर आपने नहीं पढ़ा तो रियल और नॉमिनल, ठीक है, रियल और नॉमिनल में यही डिफरेंस होता है कि नॉमिनल होता है नाम का, ठीक है, नॉमिनल आपको ऐसे याद रखना है कि नाम का, और रियल मतलब कि एक्चुअल इसमें इन्फ्लेशन भी काउंट होगा, यहाँ पे इन्फ्लेशन नहीं काउंट होता। जैसे आपने रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी ये सब देखा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डिमांड फॉर अ फैक्टर? अब चारों में से सही आपको बताना है, सही स्टेटमेंट फॉर डिमांड फॉर अ फैक्टर। फैक्टर वही है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। डिमांड फॉर अ फैक्टर इज अ डायरेक्ट डिमांड बट नॉट इनडायरेक्ट डिमांड। तो ये डायरेक्ट होती है, इनडायरेक्ट डिमांड नहीं होती। डिमांड फॉर अ फैक्टर इज डिराइव्ड डिमांड. Demand of a factor will be lower the more valuable is the finished product in which the factor is used. Demand of a factor is not related to finished product in which it is used. अब देखो, डिमांड फॉर अ फैक्टर, तो कभी भी याद रखना अगर फैक्टर की डिमांड की बात हो रही है सो इट इज ऑलवेज डिराइव्ड डिमांड, ठीक है, कि डिराइव्ड डिमांड रहती है। कैसे? अगर डिमांड ज्यादा है इकोनॉमी में फॉर द प्रोडक्ट्स तो तभी आप किसी लेबर को चाहोगे, है ना, तभी जो पर्टिकुलर प्रोड्यूसर है वो किसी चीज को प्रोड्यूस करेगा, तो तब लेबर की जरूरत पड़ेगी, लैंड की जरूरत पड़ेगी, अगर बिजनेस एस्टेब्लिश करना है कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। सो इट इज डिराइव्ड डिमांड, ठीक है। इकोनॉमी में अगर ओवरऑल जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो जाती है तो डिमांड फैक्टर की भी कम हो जाती है, तो दैट इज व्हाई इट इज डिराइव्ड डिमांड, ठीक है। बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ओके, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बाकी के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको सारे पार्ट्स बहुत अच्छे से देखने हैं, बिकॉज समझना है पहले कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, ताकि जब भी हम लोग हमारे नए बैचेस में सारे चीज़ें शुरू करें, है ना, सारे टॉपिक शुरू करें, तो आपको बहुत अच्छे से पता चले। Which of the following market types has only a few competing firms? आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि चारों में से, ठीक है, चारों क्या है, मार्केट टाइप्स है, few competing firms। तो किस तरह की मार्केट में, ठीक है, किस तरह के मार्केट टाइप में few competing firms आपको देखने को मिलती है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन में होता है, मोनोपोलिस्टिक में होता है, ओलिगोपोली में होता है, या फिर मोनोपोली में होता है। तो अगर आपको बाकी सारे पता है तो आपको, ठीक है, आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा कि 30th का आंसर क्या है। 30th का आंसर है डी, ओलिगोपोली, बिकॉज यहाँ पे फ्यू कंपीटिंग फर्म्स आपको देखने को मिलती है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, नंबर ऑफ फर्म्स, ठीक है, नंबर ऑफ फर्म्स। मोनोपोली में आपको पता है सिंगल फर्म, और मोनोपोलिस्टिक में भी आपको नंबर ऑफ फर्म्स ही देखने को मिलती है। तो दिस इज ऑल, ठीक है। आज के सेशन में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, और अगर आपको अच्छा लगा है तो डू लाइक दिस सेशन और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेंगे अगर वो इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो लेक्चर केडर का ये जो कंप्लीट PYQ सेशन है इसको ज़रूर देखो, और इसमें से आपको ना हमेशा हेल्प ही मिलेगी। जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ोगे तो उस क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये इस टॉपिक से पूछा गया है। अब ये पूरे सेशंस जब देख के आप एक्चुअल सब्जेक्ट्स पे जाओगे, है ना, एक्चुअल सिलेबस पे जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ठीक है ये टॉपिक से ना ऐसा भी क्वेश्चन आया था, तो इस तरह से भी इसको पढ़ना, ठीक है। दिस इज द मेजर गोल। और अगर आपको नहीं पता व्हाट इज द सिलेबस, तो सिलेबस का वीडियो भी अपलोडेड है, उसको अच्छे से चेक करो, वीडियो सेक्शन में जाओ। एंड ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, बिकॉज जब भी एग्जामिनेशन आता है, आपको पता है बहुत टाइम बाद ये एग्जामिनेशन आया है ना, पहले 2016 में था, देन 2021 एंड देन दिस ईयर। सो एग्जामिनेशन को टारगेट बहुत अच्छे से करो, बिकॉज ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है आप लोगों के लिए, है ना। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।